नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। सोचिए, किसी ने आपको कर्ज चुकाने के लिए एक चेक दिया और वो बाउंस हो गया। लगता तो है कि मामला सीधा है, पैसे तो मिलने ही चाहिए, है ना? हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। लेकिन कानून की दुनिया में, खासकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसे हम एनआई एक्ट कहते हैं, उसके तहत चीजें अक्सर थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। बिल्कुल, काफी परतें होती हैं इसमें। तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले पर गहराई से बात करेंगे। ये मामला है श्री दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा। फैसला आया 7 अगस्त 2024 को। जी बिल्कुल, हाल का फैसला है। हमारा मकसद है इस खास मामले के जरिए एनआई एक्ट की धारा 138 मतलब चेक बाउंस से जुड़े कानून की बारीकियों को समझना। हाँ, और इसमें वो कानूनी अनुमान वाली बात बहुत अहम है। हाँ, वही लीगल प्रिजम्पशन कि कानून ये मान लेता है कि चेक किसी देनदारी के लिए ही दिया गया होगा, और इसे चुनौती कैसे दी जा सकती है ये समझना सबके लिए जरूरी है। सही बात है, क्योंकि चेक का लेन देन तो बहुत आम है। और इस मामले में जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि चेक पर हस्ताक्षर असली थे। ये बात चेक जारी करने वाले ने मानी भी। हाँ, ये एडमिटेड फैक्ट था। फिर भी अंतिम फैसला उसी के पक्ष में गया, मतलब वो बरी हो गया। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल, ये मामला जैसा आपने कहा एनआई एक्ट की धारा 138 और 139 की जो व्यवहारिक जटिलताएं हैं, उनको समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो कहानी शुरू होती है जब अपीलकर्ता श्री दत्तात्रेय ने दावा किया कि उन्होंने प्रतिवादी शरणप्पा को कुछ पारिवारिक जरूरतों के लिए 2 लाख रुपए उधार दिए थे। अच्छा। और इसके बदले में शरणप्पा ने बैंक ऑफ इंडिया का एक चेक दिया। शुरू में ये कहा गया कि ये कर्ज वापसी के गारंटी जैसा था और एक समझौता भी हुआ था कि भाई कर्ज 6 महीने में चुका दिया जाएगा। हाँ, सुनने में तो ये बिल्कुल एक सामान्य लेन देन जैसा ही लग रहा है। फिर इसमें पेच कहाँ फंसा, मामला उलझा कैसे? मामला तब उलझा जब, जैसा कि आरोप था, शरणप्पा ने 6 महीने में पैसे नहीं चुकाए। ओके। तो दत्तात्रेय ने वो चेक बैंक में लगाया, लेकिन बैंक ने उसे अपर्याप्त धनराशि यानी इनसफिशिएंट फंड्स कहकर लौटा दिया। मतलब चेक बाउंस हो गया। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल चेक बाउंस का एक क्लासिक मामला लगता है। इसके बाद फिर दत्तात्रेय ने कानूनी कार्रवाई शुरू की होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, चेक बाउंस होने के बाद दत्तात्रेय ने कानूनी नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि भाई शरणप्पा ने जानबूझकर धोखा दिया है और अपनी देनदारी पूरी नहीं की। नोटिस में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। और शरणप्पा का क्या कहना था इस पर? क्या उन्होंने माना कि हाँ कर्ज लिया था? नहीं, यहीं पर मामला मुड़ गया। शरणप्पा ने अपने जवाब में सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ओह! उन्होंने कहा कि कर्ज के लेन देन का कोई साफ विवरण, जैसे कि तारीख क्या थी, समय क्या था, वो कुछ नहीं दिया गया और ऐसा कोई कर्ज कभी लिया ही नहीं गया था। अच्छा, तो यहीं से मतलब दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल अलग हो गई। फिर तो मामला अदालत पहुंचा होगा। हाँ बिल्कुल, दत्तात्रेय ने सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई। हाँ। फिर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। दत्तात्रेय और शरणप्पा दोनों ने गवाह के तौर पर अपनी अपनी बात रखी, पर शरणप्पा ने अपने बचाव में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया। तो फिर शरणप्पा का बचाव क्या था? अगर कर्ज नहीं लिया तो वो चेक दत्तात्रेय के पास कैसे पहुंचा? ये सवाल तो उठता है। हाँ, उनका कहना यह था कि यह एक खाली चेक था जिस पर सिर्फ हस्ताक्षर थे और उन्होंने ये 2012 में किसी मल्लिकार्जुन नाम के व्यक्ति को सुरक्षा के तौर पर दिया था। मल्लिकार्जुन? अच्छा, कोई तीसरा व्यक्ति? हाँ, और बाद में मल्लिकार्जुन ने वो चेक वापस नहीं किया और गांव छोड़कर चला गया। हाँ। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने ये पाया कि शरणप्पा ये ठीक से समझा नहीं पाए कि ये चेक मल्लिकार्जुन से दत्तात्रेय तक कैसे पहुंच गया और मल्लिकार्जुन को चेक देने की वजह क्या थी। मतलब कहानी में कुछ गैप्स थे, लेकिन क्या दत्तात्रेय की कहानी पूरी तरह से पुख्ता थी? मैंने सुना है कि उनके बयानों में भी कुछ विरोधाभास थे, कुछ इनकंसिस्टेंसीज। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पे दत्तात्रेय का मामला थोड़ा कमजोर होना शुरू हुआ। जब उनकी जिरह हुई, क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये बात सामने आई कि चेक दिए जाने के समय को लेकर उनके बयान में विरोधाभास था। कैसे? पहले जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें कहा गया कि चेक कर्ज देते समय ही गारंटी के तौर पर ले लिया गया था। ओके। लेकिन जब गवाही हुई तो उन्होंने कहा कि चेक तब दिया गया जब 6 महीने बाद कर्ज चुकाने में विफलता हुई और उन्होंने पैसे मांगे। अरे, मतलब कहानी बदल गई कि चेक कब और क्यों दिया गया। पहले गारंटी बताया, फिर बाद में देनदारी चुकाने के लिए बताया। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास था। इससे तो पूरे लेन देन की बुनियाद पर ही सवाल उठ गया, है ना? बिल्कुल। इसके अलावा जिस समझौते का जिक्र था उस पर भी सवाल उठे।
कोर्ट ने देखा कि समझौते के दस्तावेज पर शरणप्पा के हस्ताक्षर स्टैम्प पेपर पर तो थे, लेकिन वो समझौते की शर्तों के ठीक सामने या नीचे नहीं थे। अच्छा, ये कैसे? मतलब हस्ताक्षर कहीं और थे, शर्तें कहीं और। अदालत ने इसे कानूनी रूप से संदिग्ध माना कि क्या ये वाकई उसी समझौते के लिए थे। और शायद एक और पहलू था दत्तात्रेय की अपनी माली हालत, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से जुड़ा हुआ। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बनकर उभरा। कोर्ट ने दत्तात्रेय के इनकम टैक्स रिटर्न्स यानी आईटीआर की जांच की और पाया कि उन्होंने इस कथित 2 लाख रुपए के कर्ज का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था। ओह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, इससे न केवल लेन देन की सच्चाई पर संदेह पैदा हुआ, बल्कि ये सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या दत्तात्रेय के पास वास्तव में इतनी बड़ी रकम उधार देने की वित्तीय क्षमता थी भी या नहीं। तो मतलब अगर हम देखें, शिकायतकर्ता के अपने ही दावों और सबूतों में कई कमजोरियां निकल आईं। कहानी में विरोधाभास, समझौते पर सवाल और पैसे देने की क्षमता का सबूत न होना, इन सब को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया फिर? ट्रायल कोर्ट ने इन्हीं सब विसंगतियों को, इन इनकंसिस्टेंसीज को आधार बनाया। कोर्ट ने माना कि दत्तात्रेय ये साबित नहीं कर पाए कि कोई कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज यानी लीगली रिकवरेबल डेट मौजूद भी था। उनके बयान में विरोधाभास, समझौते पर हस्ताक्षर का मुद्दा, आईटीआर में कर्ज का जिक्र न होना और कर्ज कब दिया गया इसका स्पष्ट विवरण न होना, इन सब कारणों से कोर्ट ने शरणप्पा को बरी कर दिया, एक्विटेड। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है दत्तात्रेय इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट गए। हाँ बिल्कुल, वो कर्नाटका हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की जो निष्कर्ष थे, जो फाइंडिंग्स थी, उनसे सहमति जताई। अच्छा, हाईकोर्ट ने भी वही माना? हाँ, हाईकोर्ट ने भी दत्तात्रेय के बयान में विरोधाभास कि चेक कब दिया गया और उनकी वित्तीय क्षमता साबित न कर पाने की बात को महत्व दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब अभियुक्त यानी शरणप्पा शिकायतकर्ता की कर्ज देने की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाता है, तो शिकायतकर्ता को इसे साबित करना होता है, जो दत्तात्रेय नहीं कर पाए। यहीं पर शायद वो कानूनी अनुमान वाली बात फिर से आती है जिसका जिक्र हम शुरू में कर रहे थे। क्या हाईकोर्ट ने इस बारे में कुछ कहा? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने लैंडमार्क फैसले रंगप्पा बनाम श्री मोहन का हवाला देते हुए एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत कानूनी अनुमान की बात की। उन्होंने समझाया कि कानून ये मानकर तो चलता है कि चेक किसी देनदारी के लिए दिया गया है, लेकिन ये अनुमान खंडन योग्य है यानी रिब्यूटेबल है, इसे गलत साबित किया जा सकता है। ये कानूनी अनुमान और खंडन योग्य होने का क्या मतलब है? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे प्लीज, ये हमारे सुनने वालों के लिए जरूरी है। जरूर। देखिए, धारा 139 ये कहती है कि अगर किसी के पास चेक है तो अदालत पहले ये मान लेगी, प्रिज्यूम कर लेगी कि वो चेक किसी असली कर्ज या देनदारी को चुकाने के लिए ही दिया गया था। इसे कहते हैं कानूनी अनुमान या लीगल प्रिजम्पशन। ठीक है। इससे शिकायतकर्ता का काम आसान हो जाता है। उसे शुरू में यह साबित नहीं करना पड़ता कि कर्ज था भी या नहीं। लेकिन ये अनुमान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। खंडन योग्य या रिबटेबल का मतलब है कि अभियुक्त यानी जिसने चेक जारी किया है, वो सबूत पेश करके या शिकायतकर्ता के केस में ही कमियां दिखाकर इस अनुमान को गलत साबित कर सकता है। अच्छा, अगर वो ऐसा कर देता है तो फिर बोझ ओनस वापस शिकायतकर्ता पर आ जाता है कि वो साबित करे कि कर्ज वास्तव में था और वो कानूनी तौर पर वसूली योग्य था। तो हाईकोर्ट ने ये माना कि शरणप्पा इस अनुमान का खंडन करने में सफल रहे, भले ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई खास सबूत नहीं दिए थे। हाँ, हाईकोर्ट का यही मानना था। उन्होंने कहा कि दत्तात्रेय की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे, उनमें ही इतनी कमियां और विरोधाभास थे, जैसे वित्तीय क्षमता का सबूत न होना, बयान बदलना, कि शरणप्पा ने संभावनाओं के संतुलन यानी प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर सफलतापूर्वक इस अनुमान का खंडन कर दिया। ये संभावनाओं का संतुलन क्या है? क्या ये संदेह से परे साबित करने जैसा है जैसे क्रिमिनल केस में होता है? नहीं, ये उससे काफी अलग और कह सकते हैं कि कमतर मानक है। संदेह से परे यानी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करने का बोझ आमतौर पर आपराधिक मामलों में प्रोसिक्यूशन पर होता है, जहां जरा सा भी वाजिब संदेह होने पर अभियुक्त बरी हो जाता है। हाँ, लेकिन एनआई एक्ट के तहत अनुमान का खंडन करने के लिए अभियुक्त को सिर्फ संभावनाओं के संतुलन के आधार पर अपना पक्ष रखना होता है। इसका मतलब है अदालत को बस ये लगना चाहिए कि अभियुक्त की बात में ज्यादा दम है या उसकी कहानी ज्यादा संभावित लगती है, भले ही थोड़ी सी ही सही। पलड़ा किसकी तरफ थोड़ा सा भी भारी है, बस इतना देखना है। 100% यकीन की जरूरत नहीं होती इसमें। वाह, यानी अपनी सफाई में कोई नया सबूत दिए बिना भी सिर्फ शिकायतकर्ता की कहानी में ही छेद दिखाकर बचा जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बचाव पक्ष के लिए काफी महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। बिल्कुल।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में इसी बात पर जोर दिया। खैर, हाई कोर्ट ने भी अंततः ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सही ठहराया। तो 2 अदालतों से हारने के बाद भी दत्तात्रेय रुके नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका मुख्य तर्क क्या था सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में दत्तात्रेय का मुख्य तर्क ये था कि चूंकि शरणप्पा ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, ये माना है, इसलिए धारा 139 का जो कानूनी अनुमान है वो अपने आप और मजबूती से लागू होता है। उनका कहना था कि शरणप्पा इस मजबूत अनुमान का खंडन करने के लिए पर्याप्त सबूत या परिस्थितियां नहीं बना पाए, भले ही खंडन का मानक सिर्फ संभावनाओं का संतुलन ही क्यों न हो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाई सिर्फ हस्ताक्षर मान लेने से ही केस पक्का हो जाता है और अनुमान इतना मजबूत हो जाता है कि उसे तोड़ना मुश्किल है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विस्तार से बात की। उन्होंने NIA एक्ट की धारा 118, जो ये मानती है कि हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी न किसी प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के लिए है, और धारा 139 पर चर्चा की। जी। कोर्ट ने माना कि वहां हस्ताक्षर स्वीकार करने से आमतौर पर धारा 139 का अनुमान शुरू हो जाता है, जैसा कि बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार जैसे मामलों में भी कहा गया है। ये सही है, लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये अनुमान ऐसा नहीं है जिसे तोड़ा ही ना जा सके। ये इंडिफ्यूजिबल नहीं है। और अभियुक्त इस अनुमान को कैसे तोड़ सकता है? क्या उसे हमेशा अपनी तरफ से सबूत लाने ही पड़ते हैं? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने रंगप्पा वाले फैसले और हाल के राजेश जैन बनाम अजय सिंह 2023 जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए ये स्पष्ट किया कि अभियुक्त शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों और बयानों में ही कमियां या विरोधाभास दिखाकर भी इस अनुमान का खंडन कर सकता है। अच्छा, मतलब खुद के सबूत न भी हों तो चलेगा? हाँ, जरूरी नहीं कि वो अपनी तरफ से कोई स्वतंत्र सबूत पेश करे ही करें। अगर वो शिकायतकर्ता के केस में ही इतने संदेह पैदा कर दें कि अदालत को लगे कि शायद कोई देनदारी थी ही नहीं, तो भी अनुमान का खंडन माना जा सकता है। तो इस मामले में दत्तात्रेय बनाम शरणप्पा में सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया? उन्होंने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भले ही शरणप्पा ने हस्ताक्षर स्वीकार किए, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को समग्र रूप से मतलब हॉलिस्टिकली देखना होगा। सिर्फ एक बात पकड़कर नहीं बैठ सकते। ठीक है। उन्होंने उन सभी कमियों को फिर से गिनाया जो निचली अदालतों ने भी नोट की थी, जैसे कि दत्तात्रेय के बयानों में विरोधाभास कि चेक कब दिया गया, कर्ज देने की वित्तीय क्षमता का सबूत न होना, ITR में जिक्र न होना, कर्ज कब और कैसे दिया गया इसका स्पष्ट विवरण न होना, समझौते पर हस्ताक्षर का वो संदिग्ध तरीका, राइट, और ये स्पष्ट न होना कि वो चेक मल्लिकार्जुन से दत्तात्रेय तक आखिर पहुंचा कैसे। इन सब को मिला के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शरणप्पा संभावनाओं के संतुलन के आधार पर ये संदेह पैदा करने में पूरी तरह सफल रहे कि चेक किसी कानूनी देनदारी के निर्वहन में नहीं दिया गया था। उन्होंने शिकायतकर्ता के मामले में ही पर्याप्त कमियां दिखाकर सफलतापूर्वक अनुमान का खंडन कर दिया। यानी जैसा कि आपने पहले कहा, शिकायतकर्ता का अपना ही केस इतना कमजोर था कि अभियुक्त का बचाव मजबूत हो गया बिना उसे कोई खास सबूत दिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का ये निष्कर्ष सही था कि दत्तात्रेय एक वैध वसूली योग्य कर्ज का अस्तित्व ही साबित नहीं कर पाए, और जब बुनियादी लेन देन ही संदिग्ध हो, उसकी जड़ें ही हिल रही हों, तो सिर्फ हस्ताक्षर वाला चेक काफी नहीं होता सजा दिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात पे भी गौर किया होगा कि ये लगातार 2 अदालतों से बरी होने का मामला था, कॉन्करेंट एक्विटल जिसे कहते हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। सुप्रीम कोर्ट ने समवर्ती निष्कर्षों, यानी जब 2 निचली अदालतें एक ही नतीजे पर पहुंचती हैं, खासकर बरी करने के मामलों में, उनमें हस्तक्षेप के अपने सीमित दायरे पर भी बात की। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जब 2 अदालतें किसी को बरी कर चुकी हों, तो निर्दोष मानने का जो अनुमान है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वो और भी मजबूत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में आमतौर पर तब तक दखल नहीं देता जब तक कि निचली अदालतों का फैसला बिल्कुल ही बेतुका, परवर्स न हो, यानी सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया हो या कानून की कोई गंभीर गलती हुई हो। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा कि फैसला परवर्स था? नहीं, कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले थे वो सबूतों के सही मूल्यांकन पर आधारित थे और उनमें कोई विकृति या परवर्सिटी नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे समवर्ती बरी करने के फैसलों में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं बनता। अच्छा। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट ने दत्तात्रेय की अपील खारिज कर दी और शरणप्पा की जो रिहाई थी उसे बरकरार रखा। तो हमने देखा कि कैसे एक सीधा सा लगने वाला 2 लाख रुपए के चेक बाउंस का मामला, शिकायतकर्ता के अपने ही बयानों में विरोधाभास, कर्ज देने की वित्तीय क्षमता के सबूत की कमी और दस्तावेजों से जुड़े सवालों के कारण पूरी तरह पलट गया। और दिलचस्प ये कि हस्ताक्षर स्वीकार होने के बावजूद
तीनों अदालतों ने, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः अभियुक्त यानी चेक जारी करने वाले को बरी कर दिया। हाँ बिल्कुल। और इस मामले से सबसे बड़ा सबक जो की टेक अवे है वो ये है कि एनआई एक्ट की धारा 139 के तहत कानूनी अनुमान बेशक शक्तिशाली है। ये शिकायतकर्ता के लिए एक शुरुआती बढ़त, एक एडवांटेज जरूर देता है, लेकिन ये कोई ऐसा कवच नहीं है जिसे भेदा ही ना जा सके। सबूत का भार अभियुक्त पर जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ संभावनाओं के संतुलन के मानक पर ही इसे गलत साबित करना होता है। और वे ऐसा जैसा इस केस में हुआ, शिकायतकर्ता के मामले में ही विसंगतियों, सबूतों की कमी या अविश्वसनीयता को उजागर करके भी कर सकते हैं। सही बात। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ चेक हाथ में होना ही काफी नहीं है। अगर कोई पैसा दे रहा है तो उसे ये साबित करने के लिए भी तैयार रहना होगा कि उसके पास वो पैसा था भी और लेन देन साफ सुथरा था, वरना उसका अपना केस कमजोर पड़ सकता है। सिर्फ हस्ताक्षर किया हुआ चेक होना हमेशा सजा दिलाने के लिए काफी नहीं होता। लेन देन का स्पष्ट विवरण और शिकायतकर्ता के बयानों में स्थिरता, कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखती है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे मामला शिकायतकर्ता पर ही एक तरह से उल्टा पड़ गया। इससे एक विचारणीय प्रश्न उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। ये देखते हुए कि अभियुक्त शिकायतकर्ता के ही सबूतों और बयानों में कमियां दिखाकर कानूनी अनुमान का खंडन कर सकता है, तो ये इस बात पर कैसे असर डाल सकता है कि लोग, यहाँ तक कि परिचितों के बीच भी जब व्यक्तिगत कर्ज या सुरक्षा के तौर पर चेक का लेन देन करते हैं तो उन्हें दस्तावेज कैसे तैयार करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कानूनी उलझनों और अस्पष्टता से बचा जा सके। क्या सिर्फ भरोसे पर काम चल सकता है या फिर हर छोटी बड़ी बात को लिखना जरूरी है? इस पर सोचने की जरूरत है।